क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट को गोल्डन जीरो या रबर स्टैम्प भी कहा जाता है। जानेंगे इस वीडियो में कि प्रेसिडेंट के पावर्स कौन कौन से हैं और क्यों उनकी पावर्स ऐसी हैं कि उनको रबर स्टैम्प या गोल्डन जीरो कहा जाता है। बिल्कुल इस लेक्चर को अंत तक आप सबने देखना है, क्योंकि इसी वीडियो के अंदर में मैं मेजरली प्रेसिडेंट के दो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस पर बात करूंगा। एक उनका लेजिस्लेटिव फंक्शन और दूसरा उनका जुडिशियल फंक्शन। ये दो फंक्शंस ऐसे हैं कि यूपीएससी को इनसे बड़ा लगाव है। बाकी अन्य एग्जाम्स भी इन टॉपिक्स पर सवाल करते रहती है। बिल्कुल आपने वीडियो अंत तक देखना है, एकदम डिटेल में चर्चा करूंगा ताकि आप लोगों को सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। वेलकम टू अनअकैडमी गाइस, जहां पर मैं आप लोगों का एक फाइनल पॉलिटी का रिवीजन करवा रहा हूं। फिलहाल में अगर हम लोग देखें तो मोटा मोटी आपके प्रीलिम्स के लिए बचे हैं अब केवल 25 दिन, और इन 25 दिनों में आप सब एकदम जबरदस्त तरीके से अपने रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल यहाँ के कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं, आप कभी भी मुझे मैसेज कीजिए। मैं सारे कमेंट्स A to Z कमेंट्स पढ़ता हूं। आप लोगों की कोई भी दिक्कत है बिल्कुल आप मुझे सजेस्ट कर दीजिएगा। हम लोगों ने प्रेसिडेंट के टॉपिक से शुरू किया है, बाद में हम लोग एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक लेकर के सीधा पार्लियामेंट के टॉपिक पर जाएंगे, ताकि इस मंथ एंड के पहले हम लोगों के पार्लियामेंट तक का सारा काम जो है वो हो जाए, और फिर हम किसी नई सीरीज से शुरुआत करेंगे। एनीवेज, आप सबको पता होगा कि हमने प्रेसिडेंट के तो जो पार्ट 9 वाला जो हमारा वीडियो था, उस पार्ट 9 में हमने प्रेसिडेंट के मेजरली जो इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, उनके इलेक्शन का सिस्टम किस तरीके का है, फिर प्रेसिडेंट को अगर हम इम्पीच करते हैं तो इम्पीचमेंट कैसे होता है उनका, ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में मेजरली प्रेसिडेंट के जितने भी पावर्स हैं उन पावर्स पर हम लोग मोटा मोटी चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए अंत तक। आए हो इस वीडियो पर तो एक लाइक जरूर कीजिए, और गाइस बाकी कुछ करो ना करो, कमेंट करना बहुत आवश्यक है। तो कमेंट जो है वो आप लोगों को करके ही जाना है। अनअकैडमी की तरफ से कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, जैसे कि देखिए कैसा है कि जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो आंसर राइटिंग कैसे शुरू करे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, क्या मैं काबिल हूं नहीं हूं, इन सब का सवाल है एक अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। फिलहाल अनअकैडमी का ऑफर भी चल रहा है। इस ऑफर में आप लोग सिर्फ और सिर्फ 30,000 में 15 महीने का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि आपका बेसिक और एडवांस्ड अगर आपको दोनों भी ढंग से अगर कवर करना है तो 15 महीने आपको चाहिए, तो 15 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का कवर करवा दिया जाएगा। इसलिए ये ऑफर जब तक वैलिड है तब तक फटाफट इसको आप लोग जो है यूज कीजिए। एनीवेज, बाकी अभी सीसैट का समय है। अगर किसी का सीसैट रह गया है, मधुकर कोटवे सर, उनकी शानदार बैच चल रही है मात्र 2,000 रुपए में, इसको भी आप लोग एनरोल जरूर कीजिएगा। बढ़ते हम लोग प्रेसिडेंट के फंक्शंस के तरफ में कि प्रेसिडेंट के पास में जो है वो कौन कौन से फंक्शंस है। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो इनके फंक्शंस या पावर्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर है, इनकी लेजिस्लेटिव पावर है, इनकी फाइनेंशियल पावर है, इनकी जुडिशियल पावर है, इनकी डिप्लोमेटिक पावर है, इनकी मिलिट्री पावर है और इनकी इमरजेंसी पावर्स है। ठीक है, ऐसे कुछ पावर्स जो है वो आपको अलग अलग मिलेंगी। अब इनमें से हम लोग पहले एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, फिर लेजिस्लेचर की बात करेंगे, उसके बाद में फिर और इनकी क्या पावर है उन सब पे हम लोग जो बात करेंगे। तो देखो कैसा है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो हमारा कंसेप्ट होता है, उस सेपरेशन ऑफ पावर के कंसेप्ट के हिसाब से आपका लेजिस्लेचर अलग हो, आपका एग्जीक्यूटिव अलग हो और आपका जुडिशरी अलग हो। इनका काम होगा लॉ बनाने का, तो लॉ मेकिंग का काम हो गया। इनका काम हो गया उसी लॉ को आप एग्जीक्यूट करो, और इनका काम होगा उस लॉ को आप एडजुडिकेट करो। अब ये एग्जीक्यूटिव में जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनमें सबसे अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है तो वो होंगे प्रेसिडेंट। तो एग्जीक्यूटिव के हेड है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो अब इनको ऑब्वियसली फिर एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी बहुत सारे मिलेंगे कि एग्जीक्यूटिव काम है हमारे पास में, बहुत सारे काम इनको दिए हुए हैं। तो कौन कौन से काम दिए हुए हैं, तो अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में एक मतलब जितनी भी एग्जीक्यूटिव की डिसीजंस है, तो एक मतलब आप समझ के लो कि भले ही रियल पावर जो हमारे पास में प्राइम मिनिस्टर के पास में है, प्राइम मिनिस्टर एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा उनके पास में, तो ये दोनों मिलकर के प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 74। ये आर्टिकल नंबर 74 क्लियरली कहता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको एड एंड एडवाइस करने के लिए हमारे पास में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी आपको रिकमेंडेशन देगा वो आपको करना ही पड़ेगा। तो हमारे प्रेसिडेंट के पास में ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है। बट एनीवेज, जितनी भी हमारे कंट्री में डिसीजंस ली जाएंगी, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस विल बी फॉर्मली टेकन अंडर हिज और हर नेम। जो भी हमारे प्रेसिडेंट है उनके नाम के अंडर में हमारी डिसीजंस ली जाएंगी। अच्छा, इतना ही नहीं, और कुछ अगर आपको रूल स्पेसिफाई करने हैं कि कौन से मैनर में, ठीक है, तो अब डिसीजंस ली है, डिसीजंस लेने के बाद में उनको ऑथेंटिकेट करना, फिर वो डिसीजंस को वापस नीचे भेजना, वो कैसे होगा, उसका मैनर क्या होगा, वो भी अगेन आपका प्रेसिडेंट जो है वो स्पेसिफाई करता है। इतना ही नहीं, अगर रूल्स बनाने हैं फॉर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, प्रेसिडेंट बताएंगे। फिर इतना ही नहीं, प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को। ये अगर आप लोग जा करके आर्टिकल नंबर 75 पढ़ो, आर्टिकल नंबर 75 का क्लॉज नंबर 1 डायरेक्टली कहता है, क्या कहता है कि हमारे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट। तो इस तरीके से कहा है, मतलब प्राइम मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर्स, इतना ही नहीं, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स, जितने भी हमारे चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन एंड सो ऑन, इन सबको अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करेंगे। किसके रिकमेंडेशन पर करेंगे? ऑब्वियसली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उनके रिकमेंडेशन पर होगा। फिर इसी के अलावा कोई इंफॉर्मेशन अगर उनको चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, वो आप मंगवा सकते हो। कोई एक आधा कमीशन बनाना है टू इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर बैकवर्ड क्लासेस, बिल्कुल बनाया जा सकता है। मंडल कमीशन क्या है, काका कालेलकर कमीशन क्या है, ये दोनों जो ओबीसी के लिए कमीशंस बनाए गए थे, उनके बारे में पढ़ने के लिए बनाए गए थे, ये पूरी तरीके से इन्होंने ही बताए थे, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पर आया था। इतना ही नहीं, इंटरस्टेट काउंसिल का गठन करना है नहीं करना है, ये सब भी प्रेसिडेंट बताते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई एरिया को हमको शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना है तो वो भी काम वही करती हैं, यानी कि प्रेसिडेंट साहिबा जो है वो करती है। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एकदम सिंपल है भाई, एग्जीक्यूटिव पावर्स में कोई बहुत ज्यादा जो है वो अपने को दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग जब बढ़ते हैं लेजिस्लेटिव पावर, और ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप लोग मेरे साथ में एकदम पूरी तरीके से बने रहिएगा। दीज आर लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट यूल एंजॉय देम। पूरा एकदम लेजिस्लेटिव का फंक्शन जो है वो आप लोगों को अच्छे से जो है वो समझ में आ जाएगा। तो एक मतलब क्या है, मजेदार बात यह है कि प्रेसिडेंट इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुनिएगा, मैं शब्द क्या यूज कर रहा हूं, मैं शब्द यूज कर रहा हूं कि भाई साहब, प्रेसिडेंट जो है शी इज नॉट मेंबर ऑफ, शी इज नॉट मेंबर, ओके, शी इज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब सीधी सी बात है, या तो वो लेजिस्लेचर, मतलब लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से किसी की भी वो पार्ट नहीं है, मतलब मेंबर नहीं है, बट वो इनकी पार्ट जरूर है, उनका इंटीग्रल पार्ट जरूर है। इंटीग्रल पार्ट क्यों है तो वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जो हम लोग अलग अलग प्रेसिडेंट के फंक्शंस देखेंगे उससे समझ में आ जाएगा। तो अगर यूपीएससी आप लोगों को या कोई भी एग्जाम अगर आपको पूछे कि इज प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, तो आंसर इज यस। पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट के लिए हम लोग यस बोलेंगे, बट इज प्रेसिडेंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आंसर इज नो। इस चीज को बाकायदा आप लोग बहुत अच्छे से जो है वो समझ लीजिएगा। अब ये क्यों है इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो ये वाला कन्वेंशन हम लोगों ने ब्रिटेन से लिया हुआ है कि ब्रिटेन में भी वहां की जो क्वीन है, शी इज पार्ट ऑफ देयर पार्लियामेंट बट शी इज नॉट मेंबर ऑफ देयर पार्लियामेंट। तो ये जो लोकसभा है या राज्यसभा है, इनके बहुत सारे फंक्शंस हमारी प्रेसिडेंट साहिबा करती हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है किसी सेशन को समन करना। अच्छा सर, समन करना मतलब क्या होता है? तो देखो, हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस है ये कोई 24/7 जो वो काम नहीं करते हैं। अगर आप लोग देखो कि मान लो ये हमारा एक साल अगर है, तो इस साल में इन लोग 24/7 एंड 365 डेज जो है इन लोग कोई पार्लियामेंट में काम नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, तो इसके अंदर में आप देखोगे कि इनको अलग अलग सेशंस में जो है वो डिवाइड किया जाता है कि हम लोग जो है वो साल में 3 सेशंस में मिलेंगे। तो साल अगर हम लोग 2024 का साल हम लोग पकड़ लें, तो इसमें जनवरी से आपका साल शुरू होता है, तो यूजुअली इन लोग फेब में मिलते हैं।
तो फेब में इन लोग सबसे पहले जो अपना सेशन जो सत्र चलाते हैं, आप लोग इसके लिए अलग अलग नाम सुनते होंगे कि नाउ सत्र इज गोइंग ऑन, या फिर सेशन जो है वो चल रहा है। कभी कभी आप लोग जो है इसको अधिवेशन बोलते हो कि भाई अधिवेशन चल रहा है। ये सब का एक ही मीनिंग है कि आपका सत्र चल रहा है। और इस सत्र में सबसे पहले आता है आपका बजट सेशन, जिसमें बजट आप लोग डिसाइड करोगे। फिर उसके बाद में आता है आपका मॉनसून सेशन, और उसके बाद में आता है आपका विंटर सेशन। अब यूजुअली बजट सेशन सबसे लंबा चलता है आपका, लगभग फरवरी से शुरू होकर के एक मोटा मोटी मार्च या अप्रैल तक जो है वो आपका एंड हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये वापस से मॉनसून सेशन होता है आपका, जो कि लगभग जून जुलाई के पीरियड में आता है और अगस्त में खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में आपका नवंबर दिसंबर में जो है वो अगला सेशन आता है, और दिसंबर में जो है वो जाकर के खत्म हो जाता है। तो ये क्या है, तो इसको हम लोग कहते हैं, देखो सुनो अच्छे से समझ के लो इस चीज को। ये वाला जो टाइम है जब आप नहीं मिले हुए हो, कौन से महीने होंगे, मई का महीना, जून का महीना और जुलाई के महीने में जब आप नहीं मिले हो, इसको हम कहते हैं रिसेस। सिमिलरली यहाँ पर होगी रिसेस, सिमिलरली यहाँ पे होगी रिसेस। और ये वाला जो पार्ट है जिसमें आप लोग मिल रहे हो, इस वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे कि भाई अभी जो है वो सत्र चल रहा है या फिर सेशन जो है वो चल रहा है। इस पार्ट को हम लोग कहेंगे सेशन। और ये सेशन जो चलते हैं, ये जो सेशंस जो चलते हैं, तो इसके अंदर में इसको बुलाना पड़ता है। तो ये मतलब आप इन एमपीज को बोलते हो कि अब आ जाओ और बिल विल डिस्कस करो, थोड़ा रेजोल्यूशन मोशन वगैरह पास करो। तो इनके लिए इनको बुलाना पड़ता है। तो जब आप बुलाते हो उसको, तो उसको कहा जाता है समन करना। और जब आप इनको बोलते हो कि बस बस हो गया, खत्म हो गया, अभी तुम जाओ घर जाओ, तो उसको कहते हैं प्रोरोग करना। ये दो टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समन करना एंड प्रोरोग करना। समन करना मतलब क्या, आ जाओ सत्र में बैठो और सत्र चलाओ। प्रोरोग करना मतलब क्या, हो गया भाई तुम्हारा काम, अब घर जाओ। तो इसको हम लोग जो है वो प्रोरोग कहेंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपका समन करना और प्रोरोग करना मतलब बी गॉन, कि अब जाओ तुम्हारा काम जो है वो हो गया। और हमारे सत्र जो है वो बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन में डिसाइडेड होता है। यूजुअली हमारे पार्लियामेंट्री कैलेंडर में कुछ भी एकदम फिक्स डेट वगैरह नहीं दी हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं पर भी कुछ भी नहीं कहा है कि ये ही फिक्स डेट है, सिर्फ उन्होंने इतना कहा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने। ये वाला बकायदा अगेन यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है कि दो जो सेशंस है उनके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने 3 सेशन जो प्लान कर लिए हैं। तो ये कन्वेंशन हमारा चलता है कि 3 सेशन जो हम लोग रखेंगे। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन से अगर पूछा जाए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सेशंस की बात हुई, आंसर इज नो। ये कन्वेंशन है पूरी तरीके से, ठीक है। फिर अगला एक और वर्ड आता है जिसमें आप लोग सुनोगे डिसोल्यूशन, कि डिसॉल्व करना, लोकसभा को डिसॉल्व कर देना। तो लोकसभा को डिसॉल्व कब करते हैं, तो ऑब्वियसली लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं जब उनका पूरे 5 साल जो है पूरे हो जाए। अच्छा 5 साल पूरे कब होते हैं, तो 5 साल उनके पूरे होते हैं कि तुम्हारा पहला सेशन कब हुआ था। लोकसभा जो न्यू लोकसभा आपकी आएगी उसका फर्स्ट सेशन आपका कब हुआ था, उस दिन आप लोगों का सेशन की शुरुआत पकड़ेंगे और उसके बराबर 5 साल जो है वो चलेगा, ठीक है। उसके 5 साल बाद में यूजुअली उसको तब तक जो है वो 5 साल में डिसॉल्व हो ही जाता है। उसको प्रेसिडेंट जो है डिसॉल्व करने की बात करता है और उनको डिसॉल्व करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यूजुअली रिकमेंडेशन देता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व करने के लिए कहेंगे। मैं आपको एक मस्त एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये न्यूज देखिए 24 मई 2019 की है। मतलब हम लोग जो है वो 16th लोकसभा जो है उसको डिसॉल्व करने की अब हम लोग बात करने वाले हैं। 17th लोकसभा अब आपकी इलेक्ट होकर के आ गई है। तो इनका कहना है कि देखिए क्या हुआ था कि 16th लोकसभा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ओके, विच वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 18/5/2014, कि इस समय में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। लेकिन इनका पहला सत्र कब हुआ था, इनका पहला सत्र जो है वो हुआ था जून 4 2014 में। मतलब इलेक्शन के रिजल्ट 18 मई को डिक्लेयर कर दिए गए थे 2014 में, लेकिन इनका पहले सत्र से इनका टाइम पीरियड जो गिना जाता है। जिस दिन आप इलेक्ट हो गए उस दिन से नहीं गिनते, तो कब गिनेंगे, जिस दिन, ठीक है, आपको अब पहला सत्र हो रहा है। तो पहला सत्र आपका हुआ था जून 4 2014 में और इनका सत्र कब खत्म हो रहा था, जून 3 2019 में। और उसके पहले ही आपके अब जो है वो इलेक्शंस हो गए। इलेक्शंस के बाद में आपके रिजल्ट आ गए। तो रिजल्ट आने के बाद में फिर 14 मई को इन्होंने कहा कि अब रिजल्ट आ गए हैं, नई लोकसभा का गठन हो जाएगा, इसको डिसॉल्व कर दिया जाए। तो लोकसभा को डिसॉल्व करना मतलब क्या कि अभी जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं इनको भेज दो, नई लोकसभा को हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करेंगे।
तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमको लगता है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन अनाउंस करते हैं उसी समय पे डिसोल्यूशन हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो यूजुअली प्री मेच्योर डिसोल्यूशन में होता है कि अगर, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ऐसे बहुत बार हो चुका है। 6th लोकसभा, 7th लोकसभा, 9th लोकसभा, 11th एंड 12th लोकसभा में आप लोग देखोगे कि जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी और उसके बाद में मोरारजी देसाई के बाद में चंद्रशेखर की गवर्नमेंट भी आती है, सॉरी चरण सिंह की गवर्नमेंट आती है, और चरण सिंह की गवर्नमेंट जब गिर जाती है तो उसके बाद में 1979 में, क्योंकि इलेक्शन आपके कब हुए थे, आपके इलेक्शन हुए थे 1977 में, इसका मतलब है आपको कब तक जो है वो आप यहाँ पे पावर में रह सकते थे, आप जो है यहाँ पे पावर में रह सकते थे 1982 तक, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इनकी बीच में ही गड़बड़ियां शुरू हो गई, इसलिए 1980 में क्या होता है, इस लोकसभा को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाता है, 6th लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया। तो हम लोग इसको कहते हैं कि प्री मेच्योर डिसोल्यूशन। यूजुअली ये क्यों होता है, जब किसी पार्टी के पास में प्रॉपर मेजोरिटी नहीं है या फिर कोई गवर्नमेंट बनाने के लिए अभी जो है वो पूरी तरीके से रेडी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगेन हम लोग देख सकते हैं कि ऐसा 9th लोकसभा में भी हुआ था, वीपी सिंह थे, वीपी सिंह के बाद में चंद्रशेखर की गवर्नमेंट थी, लेकिन चंद्रशेखर की गवर्नमेंट भी ज्यादा दिन नहीं टिकी, तो 1992 में जो है वो लॉस ऑफ मेजोरिटी की वजह से उसको डिसॉल्व जो है वो कर दिया गया। एंड सेम उसके बाद में आपके जब एच.डी. देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल जब इनकी गवर्नमेंट रही और उनकी भी जब मेजोरिटी खत्म हो गई तो उसको डिसॉल्व कर दिया। तो प्री मेच्योर डिसोल्यूशन हो सकता है जब किसी भी पार्टी के पास में मेजोरिटी आपको दिख नहीं रही है कंटिन्यूअसली, तो ये एक तरीका है। बाकी डिसोल्यूशन यूजुअली 5 साल जब आपके हो जाते हैं। अच्छा 5 साल कब पकड़ने, तो मैंने आपको बता दिया है कि जब आप लोगों का यहाँ पर पहला सत्र हो, वहां से हम लोग जो 5 साल जो गिनते हैं। तो एनीवेज मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि why he is or she is integral part of the parliament, because it is she who will summon, prorogue and dissolve the Lok Sabha, obviously on the recommendation of Council of Minister। ये on the recommendation of Council of Minister तो आप अटैच ही रखिए, इसमें जब देखो तब आप लोगों को ये वाला शब्द जो है वो आपको मिलते ही रहेगा कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा हम लोग जो है वो बिल यूजुअली पास करते हैं, तो बिल पास करने की प्रोसेस है कि लोकसभा में आए, राज्यसभा में आए, या फिर राज्यसभा से शुरू हो लोकसभा में जाए, और अगर इन दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो तो फिर ज्वाइंट सिटिंग बुलवाई जाती है। ये ज्वाइंट सिटिंग भी अगेन जो है वो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा बुलाती है। देन जब भी नई लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होकर के आएगी, जैसे अभी आपको पता होगा कि हमारी 18th लोकसभा भी नई आने वाली है, तो 18th लोकसभा उसके रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो 18th लोकसभा जब आएगी तो ये 18th लोकसभा का जब पहला सत्र होगा, इसमें सब लोग जब पहली बार इस तरीके से बैठेंगे तो उसमें सबसे पहले सत्र में यहाँ पर प्रेसिडेंट साहिबा आती हैं और इनको एड्रेस करती हैं। तो एक मतलब जब न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा आएगी उस समय में प्रेसिडेंट साहिबा एड्रेस करेगी, और दूसरा साल का जो भी पहला सत्र होगा उसमें भी हमारी प्रेसिडेंट साहिबा एड्रेस करेंगी। इसका मतलब है कि बजट सेशन जब जब होता है तो बजट सेशन में हर साल प्रेसिडेंट का एड्रेस होता है, प्रेसिडेंट का स्पीच होता है। लेट मी टेल यू, ये स्पीच बहुत महत्वपूर्ण होता है, बिकॉज ये बताता है कि गवर्नमेंट की आगे पॉलिसीज क्या होंगी। मोटा मोटी आपको भी ये समझ में आ ही रहा होगा कि स्पीच भी प्रेसिडेंट वही दे रही होंगी जो उनको पीछे लिख करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भेजा होगा कि भाई आपको ये बातें हमारे गवर्नमेंट के बारे में करनी है, और वही बातें आगे होती भी हैं। तो एड्रेस दो कौन से, एक नई जो कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा है उसमें जाके पहला सत्र, और या फिर दूसरा है कि हर साल में जो भी पहला सत्र होगा, बजट सेशन होगा, उसमें आकर के अपनी स्पीच देना। फिर उसके बाद में अगर कोई बिल पेंडिंग वेंडिंग है तो उनके लिए मैसेजेस भेजना। फिर इतना ही नहीं, नॉमिनेट भी करती हैं 12 मेंबर्स को इन राज्यसभा, जो जिनके पास में स्पेशल नॉलेज कहाँ का, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विसेज। तो जिनके पास में लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज का एक्स्ट्रा नॉलेज है उन लोगों को हम लोग नॉमिनेट भी करवाते हैं। ओके, शी कैन ऑल्सो प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस, एंड ऑल्सो अगर कोई एमएलए है, सॉरी कोई एमपी है, अगर उसको डिस्क्वालीफाई करना है तो उसके डिस्क्वालिफिकेशन पे फाइनल डिसीजन इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन, इट इज शी हु विल टेक द डिसीजन। कि भाई किसी को वो लगता है कि इसके पास में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट था तो ऑब्वियसली फिर उनको निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स दी हैं, लेकिन इन सब में सबसे जो मेजर जो लेजिस्लेटिव पावर्स है वो 2 है। एक जो है वो आपकी वीटो पावर है और दूसरी जो है वो आपकी ऑर्डिनेंस पावर है। तो चलिए अब हम वीटो एंड ऑर्डिनेंस के बारे में जो है वो डिटेल में समझ करके लेते हैं। आई होप आप लोगों को समन
उसके बाद में डिसोल्यूशन और प्रोरोग, ये 3 कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गए हैं। अच्छा, अब हम लोग इससे आगे बढ़े तो मुझे आपको पहले बताना है कि एक बिल जो है वो आपका एक्ट जो है वो कैसे बनता है। ठीक है, मोटा मोटी इसके बारे में हम लोग पार्लियामेंट का चैप्टर जब कवर करेंगे उस समय में और डिटेल में हम इस पे चर्चा करेंगे, बट अभी एकदम शॉर्ट में आप लोग जो इसको समझ के लो। देखिए, कोई भी अगर आप लोगों को एक बिल लेकर के आना है तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग एक ड्राफ्ट जो है इसका बनाते हो। तो ये ड्राफ्ट लेते समय में यूजुअली जनता को साथ में लेना है और किसी को साथ में लेना आप लोग करते हो, और ये जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में। तो इसमें ऑब्वियसली इनको हेड करेंगे प्राइम मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का सिंपल मतलब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मंत्रिमंडल। इसके अंदर में आपके मंत्रिमंडल बैठा होगा। ये मंत्रिमंडल जो है वो अब डिसीजन लेंगे कि हम लोगों को ये जो है वो बिल लेकर के आना है। अब ये बिल जब आपको लेकर के आना है, ड्राफ्ट आपके पास में रेडी, मान लीजिए हम लोग जो है वो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको एआई को यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन एंड प्रमोशन बिल 2024, इस तरीके का हम लोग जो है वो बिल लेकर के आए हैं, जिसमें कहा है कि भाई आजकल एआई जो है वो कुछ ज्यादा ही तेज होते जा रहा है, बहुत सारी फोटोज मॉर्फ हो रही हैं, बट वी डोंट वांट कि हम लोग पीछे भी रह जाए। तो हम रेगुलेट भी करना चाहते हैं इसको और इसको प्रमोट भी करना चाहते हैं, दोनों चीजें चाहते हैं हम लोग। तो ये वाला बिल जो है इसका ड्राफ्ट हुआ, इसमें जितने एआई एक्सपर्ट थे, आप थे, लीगल एक्सपर्ट थे, उन सब ने मिल करके इस पे चर्चा की, एक बिल आपने ड्राफ्ट किया। बिल ड्राफ्ट करने के बाद में मंत्रिमंडल ने उसको हाँ बोला। अब इसमें से इसको जो है इधर लोकसभा या फिर राज्यसभा में पेश किया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अब इसमें अगर लोकसभा में पेश किया है तो इसमें 3 रीडिंग्स होती है, एक फर्स्ट रीडिंग, एक सेकेंड रीडिंग और इसमें थर्ड रीडिंग होगी। ये 3 रीडिंग्स में डिटेल में इस बिल पर चर्चा होगी। इसमें आपको कुछ अमेंडमेंट लाने तो वो अमेंडमेंट लाए जाएंगे। वो सब हो जाने के बाद में ये तीनों स्टेजेस जब आपकी हो जाएंगी तो उसके बाद में लोकसभा इस बिल को थर्ड स्टेज में यूजुअली या थर्ड रीडिंग में इसको पास कर देगी। पास करने के बाद में दे विल नाउ सेंड इट टू द सेकंड हाउस, दैट इज राज्यसभा, और राज्यसभा में सेम इस तरीके से 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग होगी, और 3 रीडिंग वगैरह हो जाने के बाद में ये जो है वो प्रेसिडेंट साहिबा के पास में जाएगा। अच्छा, एक ऑर्डिनरी जो बिल होता है, तो देखो वैसे तो बिल के बहुत सारे टाइप है, अभी हम लोग इन पे डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इसको आगे सत्रों में देखने वाले हैं। ठीक है, तो बिल जो है वो मेजरली अभी आप लोग पकड़िए कि 4 टाइप के होते हैं। एक ऑर्डिनरी बिल है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है, तीसरा एक मनी बिल नाम का बिल होता है, और चौथा जो है वो फाइनेंशियल बिल होता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल। ठीक है, तो अभी आप लोग जो है इनके बारे में नहीं सोचो, मैं यहाँ पे फिलहाल ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ऑर्डिनरी बिल जो है वो लोकसभा में आया। अब आपके पास में दूसरा ऑप्शन है कि इसको राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, तो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया तो इसमें अगेन फर्स्ट रीडिंग की आपने, सेकेंड रीडिंग की आपने, थर्ड रीडिंग की, एंड जब ये आपका हो गया तो इसको फिर आपने लोकसभा में भेजा, वहां पर सेम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीडिंग हो करके जब ये आपका पास हो गया तो ये जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। अच्छा, ये आपके 2 रास्ते हैं अलग अलग, या तो लोकसभा से शुरू करो और राज्यसभा में जाओ, या फिर राज्यसभा से शुरू करो और लोकसभा में जाओ। प्रेसिडेंट के पास में जब ये बिल जाता है तो प्रेसिडेंट के पास में मोटा मोटी 3 ऑप्शंस होते हैं। क्या 3 ऑप्शंस होते हैं? तो इसको एक आपके रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझ करके लेते हैं। मान लीजिए ये एक प्रीति नाम की लड़की है, ओके, और प्रीति का ये प्रीतम नाम का लड़का है। दोनों मस्त अपने यूपीएससी वगैरह कर रहे हैं, दोनों साथ में ही पढ़ते हैं, दिल्ली की गलियों में घूम भी रहे हैं, साथ में जूस पी भी रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसमें क्या होता है कि प्रीतम जो है वो रोज अब इसके साथ में रहता है, तो उसने एक दिन प्रीति को प्रपोज कर दिया कि आई लव यू और तू मुझसे शादी करेगी क्या। तो यहाँ पर प्रीति के पास में 3 ऑप्शन है, या तो वो उसको हाँ बोले, मतलब वो उसको एसेंट दे दे, या फिर वो उसको सीधा उसके मुंह पर मना कर दे। तो इसको हम लोग जो है वो ना को हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में कहते हैं विदहोल्ड द एसेंट। व्हाट इज विदहोल्ड द एसेंट? विदहोल्ड मतलब अपने पास ही रखना, कि गिव मी द एसेंट, ये लो एसेंट। विदहोल्ड द एसेंट, जब मैंने अपने पास ही रख लिया तो इसको हम लोग विदहोल्ड द एसेंट बोलेंगे, मतलब ना। और तीसरा है कि शी कैन ऑल्सो टेल प्रीतम कि भाई जरा सोच ले इस बारे में कि तुझे सच में ये सब करना है या अभी थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में प्रिपरेशन करना है। ओके, तो अगर उसको लगता है कि भाई वैसे ही निकम्मा है, नाकार है, तो मना कर देगी, या फिर इसको लगता है कि हाँ भाई थोड़ा ढंग का है तो फिर उसको हाँ कर देगी, या फिर इसको लगता है कि अभी इस बात पर हम चर्चा नहीं करते हैं,
तो उसको रिटर्न कर देगी। लेकिन अगर रिटर्न करने के बाद में प्रीतम वापस से कहता है तो इसको फिर यूजुअली यस जो है वो बोलना पड़ेगा। तो इस तरीके से एसेंट टू बिल जो हम लोग देते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि बिल जो है वो प्रेसिडेंट साहिबा के पास आ चुका है, तो प्रेसिडेंट साहिबा के पास में भी 3 ऑप्शंस आएंगे। और वो 3 ऑप्शंस क्या है? वो 3 ऑप्शंस है, एक गिव एसेंट टू द बिल, या फिर विद होल्ड एसेंट टू द बिल, इसका मतलब यस बोलना, इसका मतलब नो बोलना, और तीसरा है रिटर्न द बिल। ठीक है, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, कि वापस रिकंसिडर कीजिए, आपने जो डिसीजन दी थी उस पर एक बार वापस रिकंसिडरेशन कीजिए। लेकिन अगर इस बिल को रिकंसिडरेशन में वापस से अगर इसको पास कर दिया जाता है विदाउट अमेंडमेंट ऑल्सो, तो इस बिल को फिर प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा, हाँ बोलना ही पड़ेगा। तो आप लोग अच्छे से 3 कंडीशन समझ के लीजिए, एसेंट टू बिल, या फिर विदहोल्ड द एसेंट, या फिर रिटर्न द बिल। इसको तो आप लोग एक और नाम से भी जानते हो, हम लोग आगे सीखेंगे, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, इसको यूजुअली कहते हैं सस्पेंसिव वीटो। अभी आप लोगों को थोड़ी देर में ही मैं सिखाऊंगा सस्पेंसिव वीटो वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ जो है वो तौर तरीके हैं। अच्छा, अब मजेदार बात यह है कि कभी कभी प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए गवर्नर भी उसके पास आए हुए बिल को रिजर्व कर सकता है। तो अब स्टेट लेवल पर क्या होता होगा? स्टेट लेवल पर बिल जो है वो एक्ट कैसे बनता होगा? तो अगर हम लोग उसको देखें तो मोटा मोटी यही प्रोसेस है कि वहां पर अगर सिर्फ, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर 2 कैटेगरी ऑफ द स्टेट्स हैं। एक कैटेगरी ऑफ द स्टेट जिनके पास में सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है और फिर इसके बाद में सीधा गवर्नर के पास जाएगा, और दूसरी कैटेगरी ऐसी कि जिनके पास में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और उसमें फिर आपके अलग अलग जो परमिटेशन कॉम्बिनेशंस होंगे और फिर उसमें आपका आएगा। तो आंध्र प्रदेश, उसके बाद में तेलंगाना, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर यूपी एंड बिहार। ये हमारे 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास में 2 हाउसेस है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो क्या होगा? तो बिल जो है वो यहाँ पे इनिशिएट हुआ, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से आने के बाद में ऑब्वियसली गवर्नर के पास आएगा। तो यहाँ पे गवर्नर को यहाँ पे इनको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक मतलब गिव एसेंट टू द बिल, विदहोल्ड एसेंट टू द बिल, या फिर तीसरा ऑप्शन जो है वो है रिटर्न द बिल, और चौथा इनका जो ऑप्शन निकल करके आता है वो है रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या कह रहा हूं मैं? प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व करो, कि मैं इस पे डिसीजन नहीं ले सकता हूं, मुझे थोड़ा गलत लग रहा है, तो इट इज बेटर कि प्रेसिडेंट साहब जो है या प्रेसिडेंट साहिबा जो है वो इस बिल पर जाकर के कहीं ना कहीं डिसीजन ले। तो गवर्नर के या स्टेट लेवल पर इस तरीके से आपका होगा। अब स्टेट से क्या हो सकता है कि कोई तो बिल जो वो फॉरवर्डेड हो सकता है, तो अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। देन ऑल्सो इनके पास में 3 ऑप्शंस है, गिव एसेंट टू द बिल, या तो विदहोल्ड द एसेंट टू द बिल, या फिर डायरेक्ट द गवर्नर कि मैं बिल को रिटर्न कर रहा हूं, तुम्हारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलो कि तुमको जो करना है वो इसका करो। और अगर मान लो इन्होंने वापस से उसको रिकंसिडर करके वापस से प्रेसिडेंट को भेज भी दिया, तो प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव द एसेंट। जरूरी नहीं है, उनको लगा नहीं करना है। देखो हम लोग वैसे भी क्या है, हम लोग एक ऐसे फेडरलिज्म है या ऐसे एक फेडरल कंट्री है जिसमें मेजरली अगर हम मोटा मोटी देखें तो हम लोग यूनियन की तरफ में थोड़े से बायस्ड ही हैं। तो यूनियन की तरफ में अगर हम लोग बायस्ड है तो फिर ऐसा करेंगे कि स्टेट भले ही कितना ही चीख चीख के चिल्ला रहा हो कि नहीं हमारा भी बिल देखो, तो उसको आप लोग रिजर्व करने के बाद में उसको चाहो तो रिजेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा, अब ये सीखते सीखते अब हम लोग चलते हैं अगले मुद्दे पर, जो कि है अगेन बिल के ही रिलेटेड है, वो है आपके वीटोज के बारे में। तो हमारे कंट्री में 3 वीटोज है, एक है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा जो है वो है पॉकेट वीटो। वीटो क्या होता है? तो ये वीटो की बात जो है वो आप लोगों को समझ में आएगी अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर के जाता हूं। ठीक है, तो बात है 1944-45 की, जिस वक्त इन लोग यूनाइटेड नेशंस बना रहे थे। इन लोग पहले ही एक लीग ऑफ नेशन जैसा ऑर्गेनाइजेशन बना चुके थे, बट इट कंप्लीटली फेल्ड। ठीक है,
तो इन लोग यूनाइटेड नेशन बना रहे थे, और यूनाइटेड नेशन बनाते समय में इसके अंदर में एक जनरल असेंबली बना रहे थे। उसके बाद में इसमें इकोसॉक जैसी ऑर्गेनाइजेशन इन लोग बना रहे थे, इसमें इन लोग आईसीजे जैसी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, और बाकी सभी लोग बना ही रहे थे। ठीक है, तो अब इसमें बनाते समय में रशिया ने डिमांड किया कि जो भी हमको जो है, तो एक हम लोग जो है वो एक इसकी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, लेकिन बनाते समय में तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग सब कैपिटलिस्ट लोग जो है मेरे साथ में गेम खेल दोगे। तो हम लोग बोले कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग 5 मेंबर्स लेंगे, और इन 5 में से अगर कोई डिसीजन हमको लेनी है तो ये डिसीजन जो है वो आपको कंसेंसस से लेनी पड़ेगी। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसेंसस? कंसेंसस मतलब 100% एवरीवन शुड एग्री, हर किसी ने एग्री करना पड़ेगा। अगर किसी एक ने भी अगर मना कर दिया तो ये डिसीजन नहीं ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के मैटर में क्या इंडिया और पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के मैटर में क्या पूरा का पूरा कश्मीर जो है वो इंडिया को दे दिया जाए? इस पर 100% कंसेंसस जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पहले लेगी। ठीक है, अगर इसमें से एक भी बंदा मना करता है तो उसको कहा जाएगा वीटो यूज करना। तो यूजुअली वीटो जो है वो मना करने से रिलेटेड जो है वो मुद्दा होता है कि इसने वीटो कर दिया। फॉर एग्जांपल, अब रशिया ने खुद ने ही यूक्रेन के अगेंस्ट में अटैक किया हुआ है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये वाली बात चली कि क्या हमने ऐसा करना चाहिए, तो इन्होंने परमानेंट जो मेंबर्स हैं वो 5, उसमें से खुद रशिया ने खुद के ही अगेंस्ट के लिए वीटो जो है वो यूज कर लिया। वो बोले कि भाई मेरे ही अगेंस्ट में तुम लोग आओगे तो नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ये वीटो जो है वो यूज किया जाता है, मतलब यूजुअली किसी चीज के लिए मना करने के लिए वीटो जो यूज किया जाता है। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम लोग बिल के कंटेक्स्ट में देखें तो 3 वीटोज आ सकते हैं। एक है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा है सस्पेंसिव वीटो, और तीसरा होगा आपका पॉकेट वीटो। एक और चौथे टाइप का वीटो होता है, लेकिन ये हमारे कंट्री में आपको नहीं मिलेगा। एक क्वालिफाइड नाम का वीटो और होता है, जिसके बारे में हम लोग एक बाद में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये सारे वीटोज देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑप्शंस है, या तो गिव द एसेंट, या फिर विदहोल्ड द एसेंट, या फिर रिटर्न द बिल। तो मैंने आपको कहा भी था कि इसको हम लोग अलग अलग वीटो के नाम से जानते हैं। तो प्रेसिडेंट जब किसी चीज के लिए पूरी तरीके से मना करते हैं, ओके, तो उसको हम कहेंगे विदहोल्ड द एसेंट, या फिर एक और नाम उसका जो होगा वो होगा एब्सोल्यूट वीटो, यूजिंग एब्सोल्यूट वीटो। ऐसा कभी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 1954 में पेप्सो एप्रोप्रिएशन बिल जो है इसके ऊपर में एब्सोल्यूट वीटो यूज कर लिया था और इस बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, 1991 का पीरियड है। अच्छा, अब आप लोग देखिए, 1991 का पीरियड है। 1991 के पीरियड में ऑलरेडी हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है कंट्री के अंदर में, और उस समय में हमारे पार्लियामेंटेरियंस क्या कर रहे हैं? पार्लियामेंटेरियन जो है वो खुद की सैलरी, अलावेंसेस एंड पेंशन जो है वो बढ़ा रहे थे। तो उस समय के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा भाई ये तो मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि ऑलरेडी हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में, और ऑब्वियसली तब तक दूसरी गवर्नमेंट भी आ गई थी। मतलब क्या? मतलब पहले वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, वीपी सिंह की गवर्नमेंट गिरने के बाद में चंद्रशेखर की गवर्नमेंट आई थी, और चंद्रशेखर की गवर्नमेंट आते ही ये इनको कहती है कि विदहोल्ड द एसेंट, यानी कि यूज योर एब्सोल्यूट वीटो। तो ऐसा बिल्कुल हुआ था कि एब्सोल्यूट वीटो यूज किया गया और बिल को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया। फिर आता है आपका सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो इज रिटर्न द बिल, कि आप बिल को जो रिटर्न कर दो। लेकिन आपको पता है कि अगर हमने बिल को रिटर्न कर दिया तो बिल रिटर्न करने के बाद में अगर हमारे पार्लियामेंट ने रिकंसिडर करने के बाद में बिल को विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट ऐसे कैसे भेजा, चाहे सिंपल मेजोरिटी से ही भेजा, तो भी आपको एसेंट देना ही पड़ेगा, हाँ बोलना ही पड़ेगा। बट एनीवेज आप रिटर्न तो कर ही सकते हो ना बिल को। तो क्या रिटर्न किया जा सकता है? बिल्कुल, ऐसा जो है वो हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, कि रिटर्न द बिल में हुआ ये था कि एक पोस्ट ऑफिस नाम का इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जो है वो राजीव गांधी गवर्नमेंट 1986 में लेकर के आई थी। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। 1986 में राजीव गांधी जो है ये वाला बिल जो है वो लेकर के आई थी, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। इस इंडियन पोस्ट अमेंडमेंट बिल में गवर्नमेंट को ये पावर मिलने वाली थी कि जितने भी आप चिट्ठियां भेज रहे हो, तो कुछ तो अपने एकदम खुले कार्ड होते थे, पहले के जमाने में चिट्ठी भेजते थे, तो जितने भी आपकी चिट्ठियां हैं वो बिल्कुल पढ़ी जा सकती है, खोल करके पढ़ी जा सकती है। और ऑब्वियसली ये वाली चीज जो है वो हम लोग देख रहे थे कि आप हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट में जा रहे हो। तो उस समय में ज्ञानी झैल सिंह जो है
उनके पास में जब ये मैटर आया था तो उन्होंने बहुत समय तक इस पर कोई डिसीजन ही नहीं ली थी, उसको अपने पॉकेट में कर लिया था। तो उसको एक्चुअली हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो। तो ज्ञानी झैल सिंह जो है उन्होंने 1986 में ही एक्सरसाइज द पॉकेट वीटो और उस पर ज्यादा कोई डिसीजन नहीं ली थी। बट बाद में जब एक न्यू गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होती है वीपी सिंह की, तो वीपी सिंह गवर्नमेंट ने फिर इसको कहा कि भाई, वीपी सिंह गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहा कि रिटर्न द बिल, आप एब्सोल्यूट वीटो मत यूज करो, रिटर्न कर दो बिल को। बिल को रिटर्न किया गया और उसको फिर हम कह सकते हैं कि सस्पेंसिव वीटो फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट जो आर वेंकट रमन है, तो ज्ञानी झैल सिंह ने तो उसको पॉकेट करके रखा था, बाद में फिर प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन जो है उन्होंने वापस से इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और पार्लियामेंट ने फिर उसको ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग जो है ये 3 जो है वो वीटोज देख सकते हैं। सर बट इसमें क्वालिफाइड वीटो क्या है? अच्छा, क्वालिफाइड वीटो ये यूएस में यूज होता है, हमारे इंडिया में यूज नहीं होता है। सस्पेंसिव वीटो को थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म। व्हाट इज सस्पेंसिव वीटो? सस्पेंसिव वीटो का मतलब है कि आपने बिल रिटर्न कर दिया, आपका जो बिल आया था वो आपने रिटर्न कर दिया, बट रिटर्न करने के बाद में अगर यूएस प्रेसिडेंट ने उसको रिटर्न किया है तो वापस अगर आप उस बिल को विद अमेंडमेंट या विदाउट अमेंडमेंट भेज रहे हो तो यू विल हैव टू गिव द ग्रेटर मेजोरिटी। ग्रेटर मेजोरिटी मतलब क्या? पिछली बार अगर आपने सिंपल मेजोरिटी से भेजा तो इस बार आपको स्पेशल मेजोरिटी से भेजना होगा। पिछली बार अगर आपकी स्पेशल मेजोरिटी थी तो और थोड़ी हायर स्पेशल मेजोरिटी से आप लोगों को भेजना पड़ेगा, तभी प्रेसिडेंट जो है उस पर यस या नो वगैरह बोलेगा। और इंडिया में जो ये पॉकेट वीटो का कंसेप्ट है ये यूएस में आपको नहीं मिल सकता है। अगेन ये एक पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, क्यों सर? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने दिनों के अंदर में प्रेसिडेंट ने हाँ या ना या रिटर्न ये बोलना है, उसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं दिया। यूएस में 10 दिन मिलते हैं प्रेसिडेंट को, बराबर 10 दिन मिलते हैं कि 10 दिन के अंदर में आप बताइए कि आपका हाँ है ना है या उसको रिटर्न कर रहे हो, यार एक बार बताओ तो सही। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, इसीलिए कई बार जो है वो हमारे प्रेसिडेंट जो है कोई कोई बिल को पॉकेट वीटो भी कर लेते हैं, जैसा कि हमने देखा इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल को किया गया। अब इसमें थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो ऊपर जाना चाहिए था, ये नीचे आना चाहिए था, पर ठीक है, आप लोगों को मेन मुद्दा जो वो समझ ही गया होगा। तो गाइज, वीटो पावर या एसेंट टू बिल, आर्टिकल नंबर 111, आर्टिकल नंबर भी बड़ा शानदार है इसका, ठीक है, ये आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये है प्रेसिडेंट का मेन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका अगला मुद्दा जो अभी हम लोग देखते हैं, और जो अगला मुद्दा है वो है हमारा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इंदिरा गांधी जी जब नई नई पावर में आई थी, ठीक है, तो लगभग 1966 इस पीरियड में वो पावर में आ गई थी, और पावर में आने के बाद में फिर उनको कांग्रेस के साथ में, जो ओल्ड कांग्रेस थी उसके साथ में बड़ा टसल करना पड़ा। जब वो टसल इनका खत्म हुआ और वो सब हुआ तो उसके बाद में 1971 का वॉर भी हुआ, वापस से आप इलेक्ट होकर के भी आए। तो इलेक्ट होकर के जब आए तो इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई थी जिसको कहते हैं 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वेरी पावरफुल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट ने ये कह दिया, क्योंकि क्या है कि प्रेसिडेंट अगर आपकी बात ही ना माने तो इसके लिए उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में प्रेसिडेंट के लिए एक चीज बाइंडिंग कर दी, और वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर के। नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कॉन्स्टिट्यूशन को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करेगा। तो जैसा हम लोग एक ऑर्डिनरी बिल के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास में 3 ऑप्शंस होते हैं, हाँ बोलना या एसेंट देना, विदहोल्ड एसेंट करना, या फिर बिल को रिटर्न करना, ऐसे 3 ऑप्शंस होते हैं। बट उन्होंने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में प्रेसिडेंट के पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन छोड़ा, और वो था हाँ बोलना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए आप नो नहीं बोल सकते हो, पहली चीज, और दूसरी बात है आप लोग रिटर्न भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों काम आप नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट डू इट। अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो 24th अमेंडमेंट को छोड़ करके मैं आपको एक दूसरी और बात बताता हूं कि एक मनी बिल नाम का एक और बिल होता है, ठीक है। तो मनी बिल में आप लोग सिर्फ या तो हाँ बोल सकते हो या फिर आप लोग ना बोल सकते हो, यानी कि एसेंट दे सकते हो या फिर विदहोल्ड एसेंट कर सकते हो। यू डोंट हैव वन मोर ऑप्शन, दैट इज कॉल्ड एज रिटर्निंग ऑफ द बिल। तो मनी बिल में आप रिटर्न नहीं कर सकते, यू कैन नॉट रिटर्न द बिल, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में आपके पास में एक ऑप्शन, दैट इज ओनली गिव एसेंट, और कौन सी अमेंडमेंट ने ये कहा? 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कहा।
मनी बिल में आपके पास में दो ऑप्शन, हाँ या ना कहना, और ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल में आपके पास में तीन ऑप्शंस है, दैट इज ये तीनों के तीनों ऑप्शंस। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब लेजिस्लेटिव पावर में प्रेसिडेंट को एक और शानदार पावर दी हुई है, दैट इज ऑर्डिनेंस मेकिंग। गाइस आपको मुझे चैट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से ईयर में सबसे पहली बार जो है वो ऑर्डिनेंस मेकिंग वाइस रॉय को ये वाली पावर जो है वो दी गई थी। बताओ जरा कौन सा एक्ट था जिसमें वाइस रॉय को ये वाली पावर दी हुई थी। जब तक आप लोग ये बता रहे हो तब तक हम आगे बढ़ते हैं, और अभी के हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको ऑर्डिनेंस मेकिंग की क्या पावर मिली है। आर्टिकल नंबर बड़ा ही शानदार है 213, और गवर्नर को भी ऐसी ही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर मिलती है अंडर आर्टिकल नंबर 213। ठीक है, 123 213 बहुत ही एकदम मस्त आर्टिकल नंबर्स है, और यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन भी है। तो मैं आपका इंटरेस्ट पहले ही जगा देता हूं इसमें, ताकि आप लोग जो इसको ध्यान रखें। 2015 में यूपीएससी पूछती है, रिसॉर्टिंग टू द ऑर्डिनेंसेस हैज ऑलवेज रेज्ड कंसर्न ऑन वायलेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ separation of power doctrine, while noting the rationales justifying the power to promulgate ordinance, analyze whether the decisions of Supreme Court on the issues have further facilitated resorting to this power. Should the power of promulgating ordinances be repealed? 2015 की बात है, ठीक है, ये मेंस में पूछा था। और अभी रिसेंट में 2022 में वापस यूपीएससी ने पूछा, डिस्कस द एसेंशियल कंडीशंस फॉर एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द गवर्नर। ठीक है, ये द गवर्नर है। डिस्कस द लीगैलिटी ऑफ रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस। रीप्रोमलगेशन मतलब एक बार अगर आप ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करते हो उसको रीप्रोमलगेट करना, बाय द गवर्नर विदाउट प्लेसिंग देम बिफोर द लेजिस्लेचर। तो इस तरीके का मेंस का क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछा था। तो एनीवेज हम लोग जो है वो भी डिटेल में ऑर्डिनेंस पे चर्चा करेंगे, तो आप लोगों को ये वाला पूरे मतलब आप लोग चाहो तो उत्तर भी लिख सकते हो, और इस उत्तर को अगर आप किसी पीडीएफ में लिख करके देते हो मैं आपको चेक भी करके दूंगा, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर आप में से कोई इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना चाहता है, दोनों में से जो भी क्वेश्चन का आपको उत्तर लिखना आप लिखिए। लिखने के बाद में एक गूगल ड्राइव पर आप उस लिंक को अपलोड, उस पीडीएफ को अपलोड कीजिए, उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं उस पर क्लिक करके आपको चेक करके बकायदा कमेंट वगैरह करके आपको मार्क्स तक बताऊंगा कि आपको कितने मिलने चाहिए थे। ठीक है, तो अब आप लोग ढंग से सुनिए कि ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर को। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? तो ऑर्डिनेंस बेसिकली इट इज अ लेजिस्लेटिव पावर गिवन टू द प्रेसिडेंट। मतलब देखो, लॉ मेकिंग किसका काम है? लॉ मेकिंग काम है पार्लियामेंट का। लॉ मेकिंग किसका काम है? लॉ मेकिंग काम है पार्लियामेंट का। बट क्या ये लॉज हमारे प्रेसिडेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव भी बना सकता है क्या? आंसर इज यस। और वो लॉ मेकिंग जब प्रेसिडेंट को या एग्जीक्यूटिव को दी जाती है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो क्या सर इसका इफेक्ट एक लॉ जितना ही होता है? बिल्कुल, इसको कहते हैं को एक्सटेंसिव। तो इसकी पावर जो है वो एक लॉ की जितनी ही है, और जहां जहां पर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है वहां वहां पर प्रेसिडेंट भी लॉ बना सकता है। बट सर ये तो गलत हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर का कंप्लीट वायलेशन है। बिल्कुल है, लेकिन ये क्या है ये आपको समझना है कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। इट इज नॉट समथिंग विच शुड बी यूज्ड रेगुलरली। ओनली फॉर अनफोर्सीन अर्जेंट मैटर्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन प्रेसिडेंट जो है वो अपनी ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग जो है वो कोविड-19 के पीरियड का देखते हैं। आपको सबको पता होगा कोविड-19 में क्या हुआ था। कोविड-19 में हम लोगों को पता है कि लॉकडाउन्स लग गए थे। लॉकडाउन्स लग गए थे तो लोकसभा राज्यसभा मिल नहीं सकते हैं, लेकिन एक हमारे पास में एपिडेमिक से डील करने के लिए बहुत पुराना एक्ट था। एक्ट का नाम था द एपिडेमिक एक्ट ऑफ 1897। सोचिए, लगभग 123 साल पुराना हमारे पास में लॉ पड़ा है। ये 123 साल पुराना हमारे पास में लॉ पड़ा है। अब उस लॉ के हिसाब से इस एपिडेमिक को, कोविड-19 के एपिडेमिक को कैसे कंट्रोल करें? तो उसके लिए हमको चाहिए थी अमेंडमेंट। लेकिन अमेंडमेंट करे कैसे? अमेंडमेंट करे कैसे? क्योंकि लोकसभा राज्यसभा दोनों भी सत्र में नहीं है, दोनों सेशन में नहीं है। तब प्रेसिडेंट अपनी ऑर्डिनेंस को इश्यू करते हैं। ठीक है, तब वो ऑर्डिनेंस लेकर के आते हैं, द एपिडेमिक एक्ट 1897 अमेंडमेंट एक्ट ऑर्डिनेंस 2020, जो कि एकदम सही तरीके से आप यूज करते हो कि इट वाज अनफोर्सीन अर्जेंट मैटर एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन
जिसमें हमको एपिडेमिक एक्ट को अमेंड करके डॉक्टर्स के लिए ज़्यादा फैसिलिटीज और इस एपिडेमिक को डील कर सके, उसके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को लॉ मेकिंग की पावर देता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये को एक्सटेंसिव जरूर है पार्लियामेंट के पावर के साथ में, बट सिर्फ इसका ड्यूरेशन जो है ये थोड़ा सा कम होता है। ड्यूरेशन मतलब क्या, मतलब इट्स अ टेम्पररी लॉ मेकिंग पावर। तो जब भी हम लोग लॉ मेकिंग पावर लगाएंगे ना, इसके आगे अपने को लिखना होगा टेम्पररी। दिस पावर इज नॉट परमानेंट, दिस इज द टेम्पररी लॉ मेकिंग पावर। मतलब आप इस तरीके से जो ऑर्डिनेंस बना रहे हो वो ऑर्डिनेंस परमानेंट उसका लाइफ स्पैन नहीं रहेगा, ये एक पीरियड के बाद में खत्म हो जाएगा। वो पीरियड क्या है अभी समझ के लेते हैं कि कितने पीरियड के अंदर में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट आर द इसेंशियल कंडीशंस कि अगर कोई ऑर्डिनेंस आपको इशू करनी है, ऑर्डिनेंस आपको प्रोमलगेट करना है, वैसे अगर उत्तर लिख रहे हो तो प्रोमलगेशन ये शब्द ज्यादा बेटर है, तो इसको यूज कीजिएगा। अगर किसी ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया जा रहा है तो कौन कौन से कंडीशन में आप लोग ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के सेशन में होना पता होना चाहिए। तो सेशन क्या होता है सबको पता है, इसका सत्र चल रहा है। ओके, तो इफ लोकसभा इज इन द सेशन बट राज्यसभा इज नॉट इन द सेशन, तो एक हाउस है एक हाउस नहीं है, क्या कर सकते हो, ऑर्डिनेंस बना सकते हो कि यस। क्यों, क्योंकि अगर कोई लॉ बनाना है तो लोकसभा और राज्यसभा आपको दोनों लगेंगी। लोकसभा नॉट इन द सेशन बट राज्यसभा इन द सेशन, तो एक है नहीं है, अगेन आप लोग जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो बना सकता है ऑर्डिनेंस। लोकसभा भी सेशन में नहीं है, राज्यसभा भी सेशन में नहीं है, यस प्रेसिडेंट जो है बना सकता है। लेकिन लोकसभा अगर सेशन में है, राज्यसभा भी सेशन में है, दोनों सत्र में है, और अगर तब आप लोग इसको बनाने जाते हो तो नहीं बना सकते, और अगर ऐसी कोई आप ऑर्डिनेंस लाते हो प्रोमलगेट करते हो तो इट विल बी वॉइड, इट विल बी नल एंड वॉइड, कि वो अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपके कुछ इसेंशियल कंडीशंस है। मतलब आप इधर वन हाउस इज एब्सेंट या बोथ हाउस इज एब्सेंट, अगर एक हाउस भी एब्सेंट है या दोनों हाउस एब्सेंट है उस केस में हम लोग ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं, और अगर दोनों प्रेजेंट है तो फिर तो बिल्कुल आप लोग हाथ भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा ये हो गया, होने के बाद में क्या होगा, तब आपने ऑर्डिनेंस बना दी। ऑर्डिनेंस बनाने के बाद में ऑर्डिनेंस हो गई, लेकिन जैसे ही सत्र जब चालू होगा, लोकसभा और राज्यसभा जब वापस से मिलेंगे, रिसेस खत्म होने के बाद में जब भी मिलेंगे, तो इट मस्ट बी लेड बिफोर बोथ ऑफ द हाउसेस। लोकसभा मिली, लोकसभा में डाल दिया, राज्यसभा आई, राज्यसभा के सामने भी डाल दिया कि भाई आप लोग नहीं थे उस समय में, कुछ अर्जेंट मैटर्स थे, उसके लिए मैंने एक लॉ जो है वो इशू किया था, अब आप लोग जो है इस पर अपनी सहमति दे करके इसको लॉ बना दो, पूरा लॉ बना दो। ये एपिडेमिक एक्ट 2020 आप लोग कोविड की वजह से मिल नहीं पा रहे थे, तो दोनों लोकसभा राज्यसभा सत्र में नहीं थे, तो मैंने अमेंडमेंट कर दी थी, अब आप लोग जो है उस अमेंडमेंट को पूरा कर दो। तो ये बोथ हाउसेस के सामने आएगा, और बोथ हाउसेस जो है ओके अगर उसको पास कर देते हैं तो इट विल बिकम एन एक्ट, सीधी सी बात है। ओके, अगर पार्लियामेंट जो है यानी दोनों हाउसेस उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, उनका सत्र आ भी गया, उनको 6 हफ्ते का टाइम मिलता है, तो यूजुअली 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो आपको ये ऑर्डिनेंस जो पास करवानी होती है। इसको समझते हैं जरा कि व्हाट एम आई टेलिंग यू। तो लोकसभा मिला, लोकसभा का सत्र शुरू हुआ कब, तो जून 1। ठीक है, कौन सा, अब मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, 2023 में चलता हूं, तो जून 1 2023 को लोकसभा का सत्र शुरू हो गया। इसमें आप लोगों ने ऑर्डिनेंस जो आपकी थी वो आपने रख दी कि भाई ये वाली ऑर्डिनेंस जो है हमने लाई थी, इसको भी आप लोग पास करो। फिर राज्यसभा थोड़ा लेट मिलता है, राज्यसभा को बुलावा थोड़ा लेट आया, और राज्यसभा के लोग थोड़े बूढ़े हैं तो बाद में आते हैं। कितने तारीख को आते हैं, तो वो 15 जून तक आते हैं। ठीक है, 15 जून 2023 को इन लोग असेंबल होते हैं। तो इसमें से एक मतलब, तो अब इनको 6 हफ्तों के अंदर अंदर, 6 वीक के अंदर अंदर जो है, जैसे ही वापस से पार्लियामेंट रीअसेंबल होता है, रीअसेंबल होने के इमीडिएटली 6 वीक के अंदर में आपको इसको पास करवाना पड़ेगा, और अगर आपने पास नहीं किया तो ऑर्डिनेंस विल लैप्स। ये शब्द बहुत अच्छे से समझ के लो, ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, काम खत्म इसका, फिर अब ये अप्लाई नहीं होगी। तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर करना है। लेकिन सर 6 हफ्ते कहां से पकड़े हम लोग, 1 जून से पकड़े या 15 जून से पकड़े, तो उत्तर है जो भी लेटर मिलेगा,
लोकसभा और राज्यसभा में जो भी पीछे मिलेगा, या पीछे जिसका सत्र शुरू होगा उसकी डेट काउंट होगी। मतलब 15 जून से 6 वीक, यानी मोटा मोटी 1.5 महीना आप लोग पकड़ो कि 1.5 महीने के अंदर अंदर आपको पास करवाना होगा। अगर आप 1.5 महीने के अंदर में पास नहीं करवाते तो यहाँ पे भी करवाना है, यहाँ पे भी करवाना है, और इसके अंदर में अगर आपने पास नहीं करवाया तो इट विल लैप्स और ये जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके अलावा द ऑर्डिनेंस में ऑल्सो सीज ओके इफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट पास अ रेजोल्यूशन, तो अगर दोनों हाउसेस ने बोल दिया कि भाई हमको नहीं चाहिए, ठीक है, ये ऑर्डिनेंस बहुत ही घटिया है, फालतू है, तो भी जो है वो इसको ऑर्डिनेंस को खत्म किया जा सकता है। तो एक तो 6 वीक का रूल है, 6 वीक के पहले आपको करना है, और दूसरा है कि रेजोल्यूशन अगर पास करके बोल दिया कि हमको ये नहीं चाहिए तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑर्डिनेंसेस को लैप्स करवाया जा सकता है या फिर इसको एक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, अगर ऑर्डिनेंस जो है इसको आप लैप्स कर देते हो, ऑर्डिनेंस अगर आपकी लैप्स हो जाती है, लैप्स अलग अलग कंडीशन में हो रही है, एक मतलब 6 हफ्ते के अंदर आप पास नहीं करवा पाए, दूसरा आपने पार्लियामेंट के सामने ही नहीं रखा, और तीसरा है कि उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके रिजेक्ट कर दिया कि हमको ये लॉ नहीं चाहिए करके। तो क्या होगा? तो क्या इसके अंदर में जो भी पहले जो हम लोगों ने काम किए होंगे, जो भी एक्ट्स किए होंगे, जो भी हमने वर्क डन किया होगा, क्या वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा? आंसर इज नो। So if an ordinance is allowed to lapse without being placed before the parliament, then the acts done and completed under it before it ceases to operate remain fully valid and effective। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक मतलब पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया हो तो भी, या फिर अपने पार्लियामेंट के सामने नहीं लाया तो भी, अगर इसको आपने पास नहीं करवाया तो जो भी आपने इसमें काम किए थे वो कोई लैप्स नहीं हो जाएंगे, मतलब वो काम जो है वो इनवैलिड नहीं हो जाएंगे। यही जो है एक और मुद्दा मुझे आपको बताना था। अब जो है मैं आपको एक क्यूरियस केस ऑफ बिहार बताता हूं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, क्या रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस हुआ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इनफैक्ट एक मजेदार किस्सा आपको सुनाता हूं। 2014 में बीजेपी की मेजॉरिटी आ जाती है लोकसभा में, कितने? तो इनके पास में 282, खुद के दम पर जो है इन लोग सरकार बना लेते हैं कि 282 मेंबर्स इनको मिल जाते हैं। वही अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में इनके पास में इतने मेंबर्स नहीं थे। राज्यसभा में 245 लोग हैं, उसमें से एक एटलीस्ट 123 मेंबर्स चाहिए, और इनके पास में कुछ 80-80 चलते थे, और ज्यादा इनके पास में एलाइज वगैरह नहीं थे, तो इतना इनके पास में मेजॉरिटी नहीं था। तो और अगर आपको बिल कोई भी पास करना है तो यू मस्ट पास देम इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है, क्या करें? तो उन्होंने कंटिन्यूअसली मल्टीपल टाइम जो है वो ऑर्डिनेंसेस को इशू पे इशू किया हुआ था। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि यूपीएससी जो है वो 2015 में ये वाला सवाल पूछती है कि क्या इस तरीके से रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस एंड अगेन आप ऑर्डिनेंस बनाते हो तो इसको ऑर्डिनेंस राज कहा गया, क्या ये इस तरीके से करना सही है? तो गलत है। तो आप देखो यहाँ पे एनएमई प्रॉपर्टी का देखो, एनएमई प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन ऑर्डिनेंस 2016, ये आप नहीं पास करवा पाए, वापस से रख दिया इसको, नहीं पास करवा पाए, वापस से रख दिया इसको, नहीं पास करवा पाए, वापस से रख दिया इसको, नहीं पास करवा पाए, वापस से रख दिया, नहीं पास करवाया, आगे फिर पास कर दिया होगा, इसलिए इन्होंने आगे फिर रखा ही नहीं। तो आप लोग इसे मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो कि एक आधी ऑर्डिनेंस को क्या रीप्रोमलगेट किया जा सकता है, क्या आप इसको बार बार इशू कर सकते हो? आंसर इज यस, आंसर इज यस। मतलब पार्लियामेंट के सामने लेके गए, नहीं पास हुआ, वापस रीप्रोमलगेट कर दिया जैसे इस सेशन में नहीं है। लेकिन फिर कोर्ट को ये बात अच्छी नहीं लगी, और खास करके आप लोग जो है वो अगर थोड़ा सा बिहार में चलो तो बिहार में ऐसा ही कुछ हुआ। बिहार में क्या हुआ, 1967 से 1981 के बीच में कितने साल की बात हो रही है? मोटा मोटी एक हार्डली 14 साल की बात हो रही है। इन 14 साल में सर जी 256 ऑर्डिनेंसेस जो है वो इशू किए गए, और इतना ही नहीं, ना आपने टेक्स्ट बदला उसका, ना आपने जद्दोजहद की कि उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने रखा भी जाए, और पूरी तरीके से ऑर्डिनेंस ही आप लोग राज चला रहे थे। इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये क्या ऑर्डिनेंस राज चला करके रखा हुआ है, ऑर्डिनेंस राज। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग ये 256 ऑर्डिनेंसेस जो इशू की हुई ना, कोई ऑर्डिनेंस 1 साल के लिए लगी हुई है, कोई तो 14 की 14 साल लगी हुई है। मतलब 14 साल से तुम उन ऑर्डिनेंसेस को री इशू करते जा रहे हो, और उनमें से 3 ऑर्डिनेंसेस को लेकर के फिर डीसी वधवा ओके ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। बोले यार ये क्या बदतमीजी है, बिहार फॉरेस्ट प्रोड्यूस 3rd ऑर्डिनेंस, फिर और कोई है आपकी, और कोई है, ऐसी सारी ऑर्डिनेंसेस को लेकर के। तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए।
डीसी वधवा के पास में चले गए। तो डीसी वधवा जो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डीसी वधवा केस 1987 में अपनी जजमेंट दी। उन्होंने कहा कि सुनो सुनो सुनो, गवर्नर को आर्टिकल नंबर 213 के अंडर में ऑर्डिनेंस मेकिंग की पावर मिली है, सही बात है। प्रेसिडेंट को आर्टिकल नंबर 123 के अंदर में इसी तरीके से पावर मिली हुई है, सही बात है। बट आप लोग इस ऑर्डिनेंस की पावर का मिसयूज नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट रीप्रोमलगेट ऑर्डिनेंस विथ सेम टेक्स्ट विदाउट एनी अटेम्प्ट टू गेट बिल पास्ड इन द असेंबली। अगर आप ऐसा करते हो तो दैट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इतना ही नहीं, हम लोग ऐसी रीप्रोमलगेशन को हम लोग स्ट्रक डाउन भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक एक्सेप्शनल पावर है यार, और एक्सेप्शनल पावर जो है इसको एक्सेप्शनल ही तरीके से यूज करो, रोज रोज यूज करने के लिए नहीं है वो। रोज रोज यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए फिर इन सब मुद्दों को लेकर के यूपीएससी ये वाले सवाल करती है कि जब बीजेपी के पास में राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी तो वो ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस इशू कर रहे थे, इसलिए 2015 में सवाल किया। और जब यहाँ पर 2022 में इन्होंने गवर्नर को लेकर के थोड़ा सवाल कर दिया। तो गाइज आई होप अब आप लोगों को लेजिस्लेटिव पावर जितनी भी है वो सारी की सारी एकदम अच्छे से क्लियर हो गई है। लेजिस्लेटिव पावर्स में हमने बहुत सारी इनकी पावर जो देखी है, ठीक है। खास करके ये जो एसेंट वगैरह देना और ये सब जो था वो सब हमने देखा है। तो एक बार मैं वापस आप लोगों को इस स्लाइड पर लेकर के आता हूँ ताकि एक फाइनल क्लैरिटी जो मैं आपको दे दूं। एक मतलब प्रेसिडेंट जो है वो हमारी इंटीग्रल पार्ट होती है पार्लियामेंट के। मल्टीपल रीजंस, समन कर सकते हो, प्रोरोग कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो, लोकसभा को ज्वाइंट सिटिंग अनाउंस करते हो, पार्लियामेंट को एड्रेस करते हो, फिर उसके बाद में मैसेजेस भी भेजते हो, 12 मेंबर्स को नॉमिनेट भी करते हो, और अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो उस पर डिसीजन भी लेते हो, और ऑर्डिनेंस वगैरह प्रोमलगेट करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट एसेंट जो है वो बिल को देते हो। इन सब कारणों को लेकर के हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, नॉट मेंबर बट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेशन, ठीक है, या हमारे क्या कहते हैं पार्लियामेंट। अब ये तो हो गई हमारी वो वाली पावर। अगली पावर जो है वो है फाइनेंशियल पावर। तो फाइनेंशियल पावर काफी आसान है, तो ये थोड़ा सा पार्लियामेंट चैप्टर जब हम देखेंगे ना तो उसके बाद में अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि प्रेसिडेंट की इच्छा विरुद्ध आप मेन जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बैंक अकाउंट है ना उसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे आप लोग अपना एक बैंक अकाउंट खोलते हैं ना, सेविंग अकाउंट एसबीआई में खोल दिया, एचडीएफसी में खोल दिया, इस तरीके से गवर्नमेंट का एक मेन अकाउंट होता है जिसको कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अगर 1 रुपया भी अगर आपको डिपॉजिट करना है या फिर इसमें से अगर 1 भी रुपया अगर आपको विड्रॉ करना है तो आपको पहले तो प्रेसिडेंट से जाकर के बात करनी होगी, और इसी के साथ साथ तुमको एटलीस्ट लोकसभा से मंजूरी होनी चाहिए। तो 2 लोगों से आपको मंजूरी होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर को अगर पैसा खर्च करना है ना तो एक मतलब लोकसभा ने मंजूरी देनी चाहिए और दूसरा प्रेसिडेंट से आपने बात करनी चाहिए। तो एवरी मनी बिल okay can be introduced in parliament only with the prior recommendation of president. फिर she causes to be laid before the annual financial statement also, मतलब जिसको हम लोग बजट कहते हैं, बजट के लिए भी वही कहती है। और भी कोई अगर आपको ग्रांट वगैरह चाहिए तो उनके रिकमेंडेशन के बिना नहीं हो सकता है, और भी कुछ एक्सपेंडिचर अगर आपको करने हैं तो पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। तो ये बात जो है वो फाइनेंशियल पावर को लेकर के आती है। दूसरी बात आती है डिप्लोमेटिक पावर। तो डिप्लोमेटिक पावर में क्या ही सिखाना है, सीधी सी बात है, हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं, जो एम्बेसडर बन करके जाएंगे, हाई कमिश्नर बन करके जाएंगे, वो सभी लोगों को अपॉइंट करना, और उन सबको किसके नाम के अंडर भेजेंगे? आंसर इज इट इज द प्रेसिडेंट। और इतना ही नहीं, जो फॉरेनर्स के जो एम्बेसडर्स आप रिसीव करोगे उनको भी प्रेसिडेंट ही रिसीव करता है, अपने ही नाम पे रिसीव जो वो करता है। बाकी इतना ही नहीं, अगर और कोई फॉरेनर्स जो है वो हमारे पास में आते हैं तो उनको भी रिसीव करना, उनको और कुछ बातें वगैरह देनी है, तो ये सब काम भी हमारे प्रेसिडेंट की है। तो वो आपकी डिप्लोमेटिक पावर हो गई। देन कम्स मिलिट्री पावर। तो हमारे तीनों आर्म्स, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है, इन तीनों आर्म्स के जो सुप्रीम कमांडर है वो है हमारे प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के कहने पर वॉर होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के कहने पर ही इशू होगा, और पीस भी अगर करना है तो वो उन्हीं के कहने पे होता है। बाद में पार्लियामेंट को जो अप्रूवल वगैरह देना है वो ठीक है,
लेकिन ये जो है, और इतना ही नहीं, इनके चीफ वगैरह भी जो अपॉइंट करने होते हैं वो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती है, मिलिट्री पावर। देन कम इमरजेंसी पावर। तो ये अगेन हम लोग एक प्रॉपर वीडियो में सारी इमरजेंसी पावर जो समझ करके लेंगे। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास में है। अच्छा, अब इसमें हर तरफ में एक चीज आप लोग समझ के लो कि जितने भी पावर्स की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये पावर्स जो है वो कहीं पर भी डिस्क्रिशनरी नहीं है। डिस्क्रिशनरी का मतलब है कि प्रेसिडेंट अपनी इच्छा से नहीं करता है। जो भी यहाँ पे काम किया जा रहा है ये प्योरली एंड प्योरली पीछे आपको कोई तो बताने वाला है, और कौन बताने वाला है? इट इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यूजुअली आपको बताते हैं। बट मुझे जिस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छे से सिखाना है, वो है जुडिशियल पावर्स। मजा आएगा अभी आपको जुडिशियल पावर्स को सीखने में। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसमें जो दो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है वो एक है लेजिस्लेटिव पावर और दूसरा जो है वो है जुडिशियल पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर हो गया हमारा, अब हम जुडिशियल पावर सीखते हैं। जुडिशियल पावर में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जितने भी है, या जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, इन सबको अपॉइंट करने का काम वही करता है। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर प्रेसिडेंट को कभी लगे कि ये कोई लीगल मैटर है, या तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले का है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद आया है, वो लीगल मैटर में हमको थोड़ी सी एडवाइस चाहिए, तो दे कैन ऑल्सो आस्क सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को बोल सकते हैं कि भाई मुझे एडवाइस दो। ये आपकी एक जुडिशियल पावर है। बट इन सब में सबसे जो खतरनाक जुडिशियल पावर है वो है ग्रांटिंग पार्डन, रिप्रेव, रेस्पाइट, रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन। तो इसको अगर आप इसका आर्टिकल पढ़ो ना जरा ढंग से, ठीक है, आर्टिकल नंबर 72 के अंदर में ये सब दिया हुआ है। तो इस आर्टिकल नंबर 72 के अंदर में वापस पढ़ो तो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट हैज पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रेव, रेस्पाइट और रेमिशन ऑफ व्हाट? ऑफ पनिशमेंट। और उसी के आगे लिखते हैं सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंस। तो ये सर वापस शब्द क्यों आ रहा है? सस्पेंड वापस आ रहा है, या फिर रेमिट जो वापस आ रहा है, कमिट जो वापस आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? वापस क्यों आ रहा है? तो इनको अच्छे से समझ के लो, ठीक है, कि दो चीजों में फर्क है। पनिशमेंट में और सेंटेंस में हमेशा फर्क होता है। पनिशमेंट कोई भी दे सकता है। एक पिता अपने पुत्र को दे सकता है, एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है, या फिर एक टीचर भी अपने स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दे सकती है कि आप इसको 10 बार लिख कर खिलाओ, 100 बार लिख कर खिलाओ। ये आपको पनिशमेंट कोई भी दे सकता है। गवर्नमेंट भी आपको पनिशमेंट दे सकती है, कोर्ट भी आपको पनिशमेंट दे सकता है। तो पनिशमेंट कोई भी देगा। पनिशमेंट इज व्हाट? इट इज समथिंग जो कि अनडिजायरेबल या फिर अनप्लेजेंट होता है, और वो किसी को भी दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि ये अपने पापा जो है वो अपने बच्चे को पनिश कर रहे हैं। बट याद रखिएगा, सेंटेंस जो है वो हमेशा और हमेशा ट्रायल कोर्ट या फिर कोर्ट ही देते हैं। सेंटेंसिंग कैन ओनली बी डन बाय द कोर्ट। तो सेंटेंसिंग इज अ पनिशमेंट जो कि कोर्ट ने दी हुई है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो अब हम लोग अगर वापस जाएं तो अब आपको समझेगा कि पार्डन, रिप्रेव, रेस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ पनिशमेंट मतलब कोई भी हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की पनिशमेंट हो सकती है, मिलिट्री की पनिशमेंट हो सकती है। लेकिन सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट द सेंटेंस, इसका मतलब है कि कोई तो क्रिमिनल जो है वो आपका केस हुआ था और उसमें कोर्ट ने जो है वो आपको पनिश किया था, तो उसको हम लोग कहेंगे सेंटेंस। और उसको आप क्या कर सकते हो? उसको आप लोग जो है ये सब कर सकते हो कहाँ कहाँ पर? तो सारे कोर्ट मार्शल कब हो, कहाँ पे होता है? जहां पर भी आपकी आर्मी है, कोर्ट मार्शल होगा। ओके, इन ऑल द केसेस ऑफ पनिशमेंट जहां पर यूनियन लॉ को अगर आपने भंग किया है या फिर अगर आपको डेथ सेंटेंस दी हुई है, तो इन सब केसेस में आपको ये सब पार्डन वार्डन दिया जा सकता है। बट ऑब्वियसली आप लोगों को ये टर्म्स ही नहीं पता है, तो फिर आप लोग जो है वो कैसे समझोगे कि इसका क्या मतलब बनता है? तो चलिए हम लोग 5 टर्म्स सीखेंगे। 5 टर्म्स में सबसे पहले पार्डन है, बाद में कम्यूटेशन देखेंगे, फिर रेमिशन देखेंगे, रेस्पाइट देखेंगे और रिप्रेव देखेंगे। ऐसे 4 टर्म जो हमको 5 टर्म जो अपने को देखने हैं। पहला जो है वो है पार्डन। पार्डन का मतलब है कंप्लीटली क्षमा। क्षमा मतलब पूरा माफ किया आपको। तो इट कंप्लीटली एब्सॉल्व्स फ्रॉम द पनिशमेंट। कि ऑफेंडर जो है उसको आपने जेल में वेल में डाला हुआ था, इसको बोला जा भाई तू जा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। इसको पूरी तरीके से माफ कर देना, इसको पूरी तरीके से जेल से रिहा कर देना। ओके, कि तेरी जो पनिशमेंट थी, तेरी 10 साल की पनिशमेंट थी, उसको मैंने 0 कर दिया है। तेरी 12 साल की पनिशमेंट थी, उसको मैंने 0 कर दिया है। तो 0 करने का मतलब होगा पार्डन। तो इट विल कंप्लीटली एब्सॉल्व द पर्सन।
और पूरी तरीके से तुम जो फ्री हो जाओगे, उसको हम लोग कहेंगे पार्डनिंग पावर। लेकिन हर केस में पार्डन नहीं मिलता है, हर केस में पार्डन नहीं मिलता है, कुछ केसेस में कम्यूट किया जाता है। कम्यूटेशन का क्या मतलब होता है? कम्यूटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपकी पनिशमेंट एक टाइप की थी, उसको मैं दूसरे टाइप की पनिशमेंट में चेंज कर रहा हूं, ठीक है, या फिर ये वाली पनिशमेंट थी, उसको मैं दूसरे टाइप में चेंज कर रहा हूं। हुआ क्या कि आपका बिहेवियर वगैरह जो थोड़ा सा अच्छा दिखा, ठीक है, और फिर इतना टाइम हो गया कि आपको आपको बोल दिया था कि आपको तो भाई फांसी की सजा लगेगी। बोले तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, या तो तुम फांसी की सजा स्वीकार कर लो, या फिर हम इलेक्ट्रोक्यूशन वगैरह से तुमको मारते हैं, इंजेक्शन से मारते हैं। दो ऑप्शन है, बोलो क्या चूज करना है। तो इसको हम लोग कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। तुमको बोल दिया कि भाई तुमको कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, तुमने बहुत एकदम हीनियस क्राइम किया हुआ है। तो जैसे निर्भया का केस हुआ था कि कैसे बहुत बुरी तरीके से उसको उनका रेप किया गया सैडली, एंड उसके बाद में उनका मतलब उनके प्राइवेट पार्ट्स में रॉड वगैरह सरिये वरिये जो है वो इतने गंदे तरीके से डाले गए, उसकी वजह से उनकी डेथ वहां पर हो गई थी। एनीवेज, तो ऐसे केस में फिर इनको क्या करेंगे, हम लोग जो डेथ सेंटेंस पे लगा देते हैं। लेकिन कुछ उनके बर्ताव वगैरह को देख करके और इनके स्पेशल कंडीशंस को देख करके इसको हम लोग जो है वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब क्या कि हमने अपने नेचर ऑफ पनिशमेंट जो है चेंज कर दिया। तो जब हम नेचर ऑफ पनिशमेंट को चेंज करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कम्यूट करना। ओके, तो इफ अ पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ, द प्रेसिडेंट कैन कम्यूट द डेथ सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर अगर किसी को रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी हुई है तो उसको आप सिंपल इम्प्रिजनमेंट वगैरह कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग जब नेचर ही पनिशमेंट का चेंज कर दो उसको हम कहेंगे कम्यूटेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है रेमिशन। रेमिशन में सिंपल है, रेमिशन में अगर एक कैदी की सजा, आप लोग पहले उसको 10 साल की सजा दी हुई थी, 10 साल की अगर आप उसकी 7 साल कर दो, ये 4 साल कर दो, मतलब क्या, मतलब सजा वही है आपकी, सजा का नेचर चेंज हुआ क्या, रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी वही है, नेचर चेंज नहीं होगा, आपका सिर्फ टेन्योर चेंज होगा। जब आपका सिर्फ टेन्योर चेंज होता है उसको हम कहते हैं रेमिशन। तो द रेमिशन रिड्यूसेस द टर्म ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर, ठीक है। तो अगर किसी को 10 साल की सजा दी थी, प्रेसिडेंट जो उसको 7 साल की कर सकता है, तो उसको हम कहेंगे रेमिशन। नेक्स्ट आता है रिस्पाइट। व्हाट इज रिस्पाइट? तो रिस्पाइट में अगेन आपके दोनों चीजें की जा सकती है, टर्म भी आपका कम कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और आपका जो पनिशमेंट का नेचर है उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत चेंज जो है वो कर सकते हैं ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट। क्या हुआ कि किसी का तो इसमें एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो ये अपाहिज हो गया, या फिर कोई जो है वो प्रेग्नेंट वगैरह है, लेडी जो है प्रेग्नेंट है, तो अब उससे आप लोग रिगरस इम्प्रिजनमेंट थोड़ी करवा सकते हो, तो उसको आप लोग जो है चेंज कर दोगे। तो जब एक किसी स्पेशल फैक्ट के वजह से, चाहे वो प्रेगनेंसी हो, चाहे और कोई हो, या फिर डिसेबिलिटी वगैरह आ जाए, तो एक स्पेशल फैक्ट की वजह से जब आपको लेसर सेंटेंस दिया जाता है उसको हम कहते हैं रिस्पाइट देना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं रिस्पाइट देना। ये हमने आपको रिस्पाइट दिया है। और उसके बाद में लास्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रिव। रिप्रिव का मतलब क्या होता है? रिप्रिव का मतलब है कि भाई आपको फांसी के फंदे पे लटकाने वाले हैं, 2 दिन बाद में आपको फांसी के फंदे पे लटकाने वाले हैं, लेकिन आप कहते हो कि मेरे पास में मुझे जो है वो अपील करनी है इसके अगेंस्ट में वापस से, ठीक है, तो अपील करने के लिए मुझे एक टेम्पररी स्टे जो है वो दिया जाए। तो ये आपको जो लटकाने से टेम्पररी स्टे जो आपको दिया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रिप्रिव। ओके, तो व्हाट इज इट? इट इंप्लाइज स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, की टेम्पररी पीरियड के लिए तुमको भी फांसी पे हम लटका ही रहे हैं, बट बस थोड़े से पीरियड के लिए हम लोग स्टे लगा रहे हैं कि हाँ भाई इसको नए फैक्ट्स देखने हैं, या प्रेसिडेंट से तुमको और कुछ मिल रहा है, तो उसके केस में हम लोग जो है वो रिप्रिव यूज करते हैं। तो ये है रिप्रिव। तो गाइज अब आप लोगों को ये पांचों टर्म जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो गए कि पार्डन मतलब कंप्लीटली एब्सॉल्विंग फ्रॉम द सेंटेंस, रिप्रिव मतलब टेम्पररी स्टे ऑन एग्जीक्यूशन, रेस्पाइट मतलब ड्यू टू स्पेशल फैक्ट आपका सेंटेंस जो लेसर करना, रेमिशन का मतलब सिंपल सी बात है, रेमिशन के अंदर में क्या होगा, टर्म जो है आपका चेंज होगा, और कम्यूटेशन के अंदर में क्या होगा, कम्यूटेशन के अंदर में अगेन आपको लेसर पनिशमेंट दी जाएगी, वो थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो ये है आपके आर्टिकल नंबर 72 के केसेस में। तो आर्टिकल नंबर 72 में ये सब जो है वो आपका बताया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर आपकी पावर्स है। तो ये सब आपकी जुडिशियल पावर्स है, जजेस को अपॉइंट करने से लेकर के आपको पार्डनिंग तक देना, ये सब जुडिशियल पावर्स है। तो गाइज यहाँ पर हमारी होती हैं सारी की सारी पावर्स खत्म, जो हम लोगों ने एकदम स्टार्ट से हम लोगों ने जो देखा था। ओके, तो वो अब जो है वो हमारा पूरा का पूरा हो गया है कवर।
ठीक है। एग्जिट 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 किधर है भाई? अरे हाँ, तो ये हम लोगों ने जो है वो पूरा रेस्पाइट वगैरह सीख लिया। ये अपना पूरे जितने भी अपने पावर्स थे ना अलग अलग, ये सब पावर्स हमारे अब सीख करके हो गए हैं। अगर हम लोग एकदम हमारी पहली स्लाइड पर जाएं कि कौन कौन से पावर जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट साहिबा को मिले हुए हैं, तो एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर एंड इमरजेंसी पावर, ये सारी हमारी डिस्कस करके हो गई हैं और यहाँ पर प्रेसिडेंट के सारे पावर खत्म होते हैं। अब एक लास्ट मुद्दा आता है और ये लास्ट मुद्दा है कि हम लोग नॉर्मल भाषा में उसको कहते हैं कि औकात क्या है। मतलब बेसिकली प्रेसिडेंट जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, कि सच में है क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उनकी या बस ऐसे ही चल रहा है। तो हम लोग उसको कहते हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, शी इज नथिंग बट अ रबर स्टैम्प, या फिर इनको एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द गोल्डन जीरो। क्यों सर ऐसा? उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो ये है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है वो सिर्फ नॉमिनल हेड है, नॉमिनल हेड है। हमारे रियल हेड जो है वो हमारे पीएम होते हैं, जिनके पास में रियल पावर है वो पीएम है। तो इनको हम लोग ये भी कहते हैं कि ही इज शी इज अ डिजोर पावर और ही इज डी फैक्टो पावर। ठीक है, कि इनके पास में डी फैक्टो पावर जो वो इनके पास में है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है एंड द रियल एग्जीक्यूटिव, मतलब जो भी प्रेसिडेंट की यहाँ पे डिसीजंस हो रही होंगी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड इनके पीछे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, दे विल बी टेलिंग इस बिल को हमको क्या करना है, एब्सोल्यूट वीटो यूज करो, पॉकेट वीटो यूज करो, किसको पार्डनिंग देना है, किसको नहीं देना है, ये सब पीछे से कोई ना कोई आपको बताने वाला होगा। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट इज जस्ट अ रबर स्टैम्प, उनके पास में कोई एक्स्ट्रा पावर जो वो नहीं है। इनफैक्ट इनकी और पावर को रिड्यूस करने के लिए, तो आपको याद होगा कि 24th जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया था, उसने कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए तुम सिर्फ हाँ ही बोल सकते हो। ठीक है, तुम सिर्फ हाँ ही बोल सकते हो। फिर इन्होंने 42nd अमेंडमेंट जो है वो लाई, और 42nd अमेंडमेंट में इन्होंने कहा कि आर्टिकल नंबर 74 जो है उसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। आर्टिकल नंबर 74 में क्या कहा था? आर्टिकल नंबर 74 में कहा था कि प्रेसिडेंट जो है must act on the aid and advice of the council of minister headed by the prime minister। लेकिन क्या जो आपको एडवाइस दी है वो पूरी तरीके से बाइंडिंग है, कैन यू सेंड इट फॉर रिकंसिडरेशन वगैरह, उस पर कुछ भी बात नहीं थी। तो 42nd अमेंडमेंट ने कह दिया कि अगर प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी बात कहता है तो वो उनको माननी ही पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज इट विल बी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो भैया आप सबको पता है कि फिर क्या होगा। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करते हैं और वो है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना। तो यहाँ पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अब क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है कि जो भी आपको रिकमेंडेशन दी है वो आपको माननी ही पड़ेगी। बट फिर जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट गई और इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जाने के बाद में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि यार इतना हम लोगों ने ऑथोरिटेरियन नहीं होना चाहिए, हमने प्रेसिडेंट को थोड़े बहुत ऑप्शन देने चाहिए। बोले हाँ बिल्कुल दो। तो उन्होंने एक अमेंडमेंट लाई जिसको कहते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहती है, उसमें एक अमेंडमेंट लेकर के आते हैं और उसमें कहते हैं कि आप एक बार के लिए, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक बार के लिए वापस से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसी डिसीजन को लेने के लिए रिकंसिडर का ऑप्शन जो दे सकते हो कि आप एक बार सोच लो इस पे। देखो बिल की बात अलग होगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, एड एंड एडवाइस की बात कर रहा हूं मैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ। एसेंट ऑफ बिल यानी कि वीटो की बात नहीं कर रहे हम लोग, वीटो का हो गया, मुद्दा खत्म हो गया वहां पर, वो तो रिकंसिडरेशन के लिए आप भेज सकते हो बिंदास। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि काउंसिल जो आपको एडवाइस दे रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिमंडल जो आपको एडवाइस दे रहा है, उसका क्या होगा?
तो उसमें 44th अमेंडमेंट कहता है, 42nd अमेंडमेंट तो कहा कि आप मना ही नहीं कर सकते हो, 44th अमेंडमेंट कहता है कि आप एक बार के लिए मना कर सकते हो, दैट्स इट, एक बार आप भेज सकते हो, और अगर रिकंसिडर हो गया तो रिकंसिडर करने के बाद में अगर कैबिनेट वापस से बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वापस बोलता है कि नहीं हमको तो ये डिसीजन चाहिए, मतलब चाहिए, तो उनको वो काम करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। तो एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो अक्टूबर 1997 की बात है, उस समय में ऑब्वियसली एच.डी. देवेगौड़ा या फिर इंदर कुमार गुजराल, इन दोनों में से किसी की गवर्नमेंट होगी, और उस बीच में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट आती है पावर में। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो है कल्याण सिंह, ये कल्याण सिंह की गवर्नमेंट आती है पावर में यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और इनको लगता है कि ये जो है वो सेक्युलरिज्म का धर्म वगैरह फॉलो नहीं कर रहे हैं और कुछ ज्यादा ही रिलीजन कर रहे हैं, तो वो रिकमेंड करते हैं उस समय के प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं आर वेंकट रमन जो है कि सॉरी के.आर. नारायणन जो है, तो उनको रिकमेंडेशन दिया जाता है कि आप एडवाइस करते हो यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए, लेकिन प्रेसिडेंट वहां पर प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाते हैं, वो इस डिसीजन को वापस से रिकंसिडर करने के लिए कहते हैं कि एक बार सोच लो, आप लोग सच में चाहते हो कि मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाऊं, देन दे रीथिंक देयर कि हाँ भाई लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, पता नहीं यार लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, बाद में बोलते कि जान दो, मतलब वो उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, फिर रिकंसिडरेशन के लिए भेजा तो उन्होंने फिर उसको मुद्दे को ड्रॉप ही कर दिया, और इस तरीके से बीजेपी के कल्याण सिंह की गवर्नमेंट यूपी में बचती है 1997 में। अब ऐसा ही फिर होता है, और अब जो है वो अब वापस से के.आर. नारायणन की गवर्नमेंट आती है, और सॉरी के.आर. नारायणन प्रेसिडेंट होते हैं, और अब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है 1998 में सत्ता में। अब अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, और उनके एक सबसे महत्वपूर्ण जो घटक दल जो है, जो इनके एनडीए का अलायंस का पार्ट था, वो समय एक समता पार्टी, तो आज जिसको हम लोग जेडीयू के नाम से, जदयू के नाम से जिसको जानते हैं, जनता दल यूनाइटेड, उस समय में उन्होंने एक समता पार्टी खोल करके रखी थी जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस एंड नीतीश कुमार वगैरह हुआ करते थे। तो वो पार्टी रिकमेंड करती है कि प्रेसिडेंट, तो इनके दबाव में आकर के अटल बिहारी वाजपेयी जो है उधर कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। कि राबड़ी देवी जो है, उस समय में राबड़ी देवी वहां पे थी, और चारा घोटाले में वहां पर लालू प्रसाद यादव को अरेस्ट कर लिया गया, तो राबड़ी देवी को वहां पे सीएम बनाया गया, तो बोले प्रेसिडेंट रूल लगाओ। वापस से के.आर. नारायणन ने इस प्रस्ताव को रिटर्न किया, वो बोले वापस एक बार सोच लो यार, तुम लोग ऐसे गड़बड़ करवा दोगे बाद में, क्यों हटाना है उसको। तो इनके पास में रिकंसिडरेशन के लिए, लेकिन इन्होंने तो प्रेशर डाला, बोले नहीं डालो ही डालो, किसी भी तरीके से वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाओ। और फिर इनके प्रेशर में आकर के अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट ने वापस बोला कि हाँ नहीं आप लगाओ, और फिर फरवरी 1999 में यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रूल जो लगाया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो एक रबर स्टैंप है, उनके पास में कोई भी जो है वो खुद की यूनिक पावर्स बिल्कुल नहीं है, उनके पास में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। जैसे एटलीस्ट गवर्नर, उनको कुछ तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर दिए हुए हैं, जैसे क्या, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंडेशन भेजना है क्या, या फिर ये वाला बिल जो है वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करना है क्या, ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन दिए। इनको सिर्फ और सिर्फ सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, और मुद्दा आता है कि व्हाट इज सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन। तो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि मान लो ऐसी कुछ सिचुएशंस आती हैं जिसमें से किसी पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं है, जैसे आप 1996 के लोकसभा के परिणाम देखो, भाजपा 161, कांग्रेस 140, ये 46, ये 32 और ये 12 है। तो अब इसमें किसको बुलाए, ये आपका टोटल 543 सीट है, लेकिन इसमें से बुलाएं किसको। तो उन्होंने जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार जो है वो, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है तुम लार्जेस्ट पार्टी हो, इसलिए उस समय के प्रेसिडेंट ने इनको इनवाइट किया था कि आप आकर के गवर्नमेंट बनाइए। लेकिन फिर अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो 13 दिन तक ये गवर्नमेंट चलाते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि मैं मेजोरिटी जो है वो नहीं लेकर के आ पा रहा हूँ, तो गवर्नमेंट आपकी गिर जाती है। और फिर बाद में बाकी के जो दल हैं उन लोग अपना गठबंधन वगैरह करके, कांग्रेस उनको एक्सटर्नल सपोर्ट वगैरह दे करके, फिर दो लोग जो हैं एच.डी. देवेगौड़ा और बाद में जो है वो आपके इंदर कुमार गुजराल हैं, तो उनकी गवर्नमेंट जो है वो थोड़े दिनों के लिए आती है। तो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन में क्या मिला है, एक मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज क्लियर मेजोरिटी, तो अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया। अच्छा, अगर कोई जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही मर जाए
और अपना ऑब्वियस सक्सेसर नहीं छोड़ के जाए तो किसी को बना सकते हैं, जैसे कि राजीव गांधी का एग्जांपल 1984 में कि जब इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई तो राजीव गांधी को प्राइम मिनिस्टर जो है वो बिठा दिया। ये प्रेसिडेंट का डिस्क्रिप्शन है, सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब जो है वो क्या हुआ, ये आपका 1996 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, तो इसमें इनके पास में किसी के पास मेजोरिटी थी नहीं। एक बार इनकी गवर्नमेंट गिर गई, 2 बार इनकी गवर्नमेंट गिर गई। इन्होंने कहा जान दो, वापस से नए चुनाव कराओ और 1998 में वापस चुनाव करवाए जाते हैं। और 1998 में वापस जब चुनाव किए जाते हैं तो भाजपा की अब सीटें थोड़ी सी बढ़ गई थी। ठीक है, तो अब ये जो वापस चुनाव करवाते हैं, क्योंकि इसका आइडियली वापस चुनाव आपका 2001 में होना चाहिए था, लेकिन ये पहले ही प्री मैच्योर डिसोल्यूशन क्यों हुआ? बिकॉज कभी कभी कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कह सकता है कि अब इसको खत्म करो, इसको प्री डिसॉल्व कर दो। तो अगर किसी के पास में मेजोरिटी नहीं है तो उसको लोकसभा को डिसॉल्व करना, या समटाइम्स ओके कि कोई भी जब प्रूव नहीं कर पा रहा तो आप लोगों ने डिसॉल्व करना, ये अगेन इनके कुछ डिस्क्रिप्शन पावर्स में हम लोगों को दिखता है। बाकी मोटा मोटी यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट के जितने भी पावर्स हैं या ये सब हमको दिखता है, लेकिन ये सिचुएशनल डिस्कशन बस कुछ ही है। मोटा मोटी तो उनको हर बार जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ती है, इसलिए हम उनको गोल्डन जीरो भी कहते हैं। गाइज, इसी के साथ में हमारे प्रेसिडेंट के सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं। उनके इलेक्शन से लेकर के उनका जो अलग अलग पावर्स हैं उन सब मुद्दों पर हमारी चर्चा हो गई है। फिर वापस से आप लोगों को एक बार याद दिलाने देना चाहता हूं कि हमारे अनअकैडमी पे चल रहे हैं मल्टीपल ऑफर्स, और उसमें से सबसे बेस्ट ऑफर अभी तक जो चल रहा है वो है अरविंदा कोड पर। ठीक है, कोड एक बार वापस आपको लिख करके देता हूं। तो अरविंदा कोड पर जो है वो ऑफर चल रहा है कि आप सिर्फ जो 70,000 का सब्सक्रिप्शन है वो आप लोग केवल और केवल 30,000 में पा सकते हो। तो डेफिनेटली इसको आप लोग जो है ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। वीडियो पर कमेंट करके जाना भूलना मत। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।